नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट मराठी, स्टैंडर्ड 10th, ईयर है 2020 और बोर्ड है महाराष्ट्र। व्युत्पत्ति कोश ये हमारा जो लास्ट वाला चैप्टर है वो हम देख रहे थे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है और ये है पार्ट 2। यहाँ तक हमारा कल हो चुका था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्युत्पत्ति कोश कसा पहावा, मतलब जो इटमोलॉजी का बुक है, व्युत्पत्ति कोश नाम का जो बुक है उसको कैसे आपको यूज करना है, हँडल करना है, हाउ टू हँडल। आपल्याला एखाद्या शब्दाबद्दल कुतूहल निर्माण झाले तर आपण व्युत्पत्ति कोश पाहतो। मतलब कुतूहल का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। अगर आपको किसी वर्ड के बारे में क्यूरियोसिटी निर्माण होती है आपके मन में, तो आप व्युत्पत्ति कोश ये किताब लेते हो और उसमें वो वर्ड सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिवाली, दिवाली मतलब दिवाली फेस्टिवल। ये जो दिवाली वर्ड है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसका मीनिंग क्या है, ये सब यहाँ पे व्युत्पत्ति कोश में दिया गया है। यहाँ पे ये जो येलो कलर का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है वो बुक का कंटेंट है। तो वो मैंने एग्जैक्टली बाजू में रखा है आपको क्लियर उसके बारे में बता सकूं। दिवाली के बाजू में स्त्री ऐसा शब्द दिया है, स्त्री यानी कि स्त्रीलिंग, फेमिनाइन वर्ड है दिवाली। उसका मतलब क्या होता है, दिव्यांची रांग, मतलब क्या, दियों की जो कतार होती है उसको भी दिवाली कहा जाता है। और वो एक क्षण भी है, क्षण यानी एक त्योहार है। और किसका त्योहार है वो, तो दिए के संबंधित, ओके, अबाउट दियाज, मतलब क्या, जो दिए होते हैं उसके संबंध में ये फेस्टिवल है। ओके। बाद में है अ रो ऑफ लाइट्स अ हिंदू, मतलब यहाँ पे भी आपको इंग्लिश में भी मीनिंग उसका बताया है कि दियों की कतार होती है। और बाद में आपको ये बताया अ हिंदू फेस्टिवल विथ अ नॉक्टर्नल इल्यूमिनेशन। नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो रात में जगने वाले जो होते हैं, रात में जो ब्राइटनेस देते हैं अंधेरे में, तो उस तरह की जो लाइट होती है उसका ये फेस्टिवल है। ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ये आपको जो डॉट डॉट से दिए हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि स पे डॉट मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं, दीपावली बोलते हैं या फिर दीपाली बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ली है वो क्या है, रस्व है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। बाद में प्रा मतलब क्या होता है, प्राकृत, प्राकृत में दिवाली बोला जाता है या फिर दीपावली बोला जाता है। बंगाली, यहाँ पे ब दिखा रहा है, डॉट दिखा रहा है, बंगाली का मतलब बंगाली लैंग्वेज में दीव याली ऐसे बोला जाता है। ओ मतलब उड़ीसा है, दियाली बोला जाता है। पंजाब है, ओके, पंजाब में दिवाली, सिंधी लैंग्वेज में डियारी और गुजराती लैंग्वेज में दिवाली, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में दिवाली को बोला जाता है। वो सब आपको व्युत्पत्ति कोश में दिखाई देगा। ओके। देखेंगे आगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऊपर दिया वही नीचे उन्होंने दिया है। देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। दिवाळी हा शब्द आपण पाहिला, मतलब ये शब्द हमने देखा। मूल संस्कृत शब्द दीपावली पासून तो आला है, मतलब देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि जो भी शब्द है वो ओरिजिनल संस्कृत लैंग्वेज से ही आते हैं। उनका जो मेन रूट होता है वो संस्कृत में होता है। दिवाली को संस्कृत में दीपावली ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए संस्कृत शब्द दीपावलीचा ली, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ली है वो रस्व आता है। रस्व यानी कि छोटा वाला ली आता है, ये वाली वेलांटी आती है उसको। ओके, पर जब आप मराठी में दिवाली लिखते हो तो आप दीर्घ वेलांटी देते हो। ओके, ये बात आपको समझनी है। या शब्दातील दी और ली दोन्ही दीर्घ आहेत। मराठी में आप जब देखोगे तो क्या होते हैं, दोन्ही दीर्घ हो जाते, दिवाली। ओके, पण दिवाळी हा शब्द मराठी आहे, मराठी में दिवाळी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यामध्ये दी हा रस्व येतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे। तो यहाँ पे आपको एक बात बताइए कि यहाँ पे ये दीर्घ है, पर जब आप मराठी में वही शब्द लिखते हो दिवाली तो ये क्या हो जाता है, रस्व हो जाता है। ठीक है, त्यात दी हा रस्व येतो। ओके। विश्वकोशातील या शब्दांची नोंद पाहिल्यावर कंसातील मजकूर पाहताना हे नक्की काय आहे हे तुम्हाला वाटलेच असेल। देखिए, जब आप लोग ये देख रहे थे तो ये जो कंस मतलब ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है उसमें क्या है, ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आता होगा मन में। ओके,
तो ये क्या है, ये संक्षिप्त लघु रूपे, मतलब क्या शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ॲब्रिव्हिएशन हम जिसको बोलते हैं वो है ये। ओके, आणि त्यांची मूळ रूपे समजल्यावर तुम्हाला ते सोपे वाटते, और आपको अगर उसका मीनिंग समझ में आता है तो आपको वो बहुत ईजी हो जाता है टू बी अंडरस्टँड। आपलाच शब्द थोडेसे रूप बदलून इतर भाषांच्या अंगणातही बागडत आहे हे कळल्यावर मजाही वाटते। मतलब हमारा ही जो ओरिजिनल शब्द है वो अलग अलग लैंग्वेज में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ क्या हो जाता है, घूमता रहता है। इसके लिए घूमता रहता है मतलब अंगणात बागड़तो का मतलब अंगण यानी कोर्टयार्ड होता है, पर यहाँ पे आपको वो मतलब नहीं लेना है। मतलब क्या, हमारे ही लैंग्वेज वाला, हमारे जो मातृभाषा है उसमें जो शब्द है वो कई अदर लैंग्वेज में भी थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न लेके क्या होता है, यूज़ में रहता है, उसको बोलते हैं अंगणात बागड़तो। जैसे कि दिवाली शब्द है, ओरिजिनल तो ये संस्कृत शब्द है, फिर भी वो मराठी में अलग शब्द से आता है, बंगाली में, उड़ीसा, पंजाब में, हरियाणी और गुजरात में अलग अलग तरीके से हम लोग दिवाली शब्द को बोलते हैं। तो ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की है, यहाँ पे भी बता देखा है, यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन किया है। व्युत्पत्ती कोशात अन्य भाषा तो शब्द कसा वापरला आहे हेही दाखवलेले असते। मतलब व्युत्पत्ती कोश इस किताब में आपका जो ओरिजिनल शब्द है वो अलग लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ होता है वो भी बताया जाता है। वरच्या उदाहरणात या शब्दांची लघु रूपे आलेली आहेत, ते जाणून घेणे आवश्यक आहे। मतलब ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है दिवाली का, उसमें बहुत सारी लघु रूपे मतलब शॉर्टकट यूज़ किए हैं, तो वो आपको समझना बहुत इम्पॉर्टंट है। शब्दाच्या सुरुवातीला शब्दाची जात लिहिली जाते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्त्री लिखा था मतलब स्त्रीलिंगी, जब पू होगा मतलब पुल्लिंगी, नपू होगा तो नपुसकलिंगी। बाद में आपको बताया दिवाळी हा स्त्रीलिंगी शब्द असल्याने स्त्री हे लघु रूप पाहायला मिळते। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे स्त्री है, ये मैंने जो पैराग्राफ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। तो स्त्री मतलब स्त्रीलिंगी है। ओके, बाद में आगे जाएंगे तो वेगवेगळ्या भाषांसाठी लघुरूपे वापरलेली दिसतात, जसे की स फॉर संस्कृत, प्रा फॉर प्राकृत, ब फॉर बंगाली, ओ फॉर ओडिसा, ही फॉर हिंदी, हरियाणवी बोला था मैंने गलती से, ही फॉर हिंदी, प फॉर पंजाबी, सिंधी, गुजराती। या व्यतिरिक्त कोशकार कधी एखाद्या शब्दामागचा इतिहास सांगतात। मतलब ये लैंग्वेज तो बताई है, पर कभी कभी उस शब्द के पीछे अगर कोई हिस्ट्री है, ओके, या फिर हिस्टोरिकल कोई रेफरेंस है, तो वो भी जो कोशकार मतलब कोश बनाने वाला, वो जो किताब बनाने वाला जो लेखक है वो भी वो देता है। कधी कधी एखाद्या शब्दाची अन्य कोणी मांडलेली वेगळी व्युत्पत्ती सांगून ती त्यांना योग्य वाटते की नाही हेही सांगतात। मतलब कभी कभी वो दूसरे जो देखिए, ये जो व्युत्पत्ति कोश है वो क्या किसी एक ही आदमी ने लिखा है ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग बताने वाले कई लोग हो चुके होंगे हमारे पास्ट में, तो उन सब लोगों का जो मतलब विचार है वो सबको सेम ही लगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, मतभेद भी होते हैं सबके, मतलब मेरा जो विचार है वो आपको अच्छा ही लगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, सो डिसीजन में या फिर किसी के सुझाव में बहुत तफावत आती है, बहुत क्या होते क्लैशेस होते हैं। तो कभी कभी जो बुक बनाने वाला होता है वो खुद का मीनिंग तो बताता ही है उस शब्द का, पर दूसरे ने अगर कोई दूसरा मीनिंग बताया है तो वो भी वो उसको बताता है, और वो एक्सप्लेन भी करता है कि मुझे ये दूसरे का मतलब जो मीनिंग है, जो देखने का तरीका है वो मुझे कैसे गलत लगता है और मैं कैसे सही हूँ। तो वो भी कभी कभी जो कोशकार मतलब बुक बताने वाला या फिर बुक लिखने वाला एक्सप्लेन करता है। अभी आप देखेंगे व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, मतलब ये किताब का जो कार्य है वो क्या है। तो सबसे पहला कार्य जो है शब्दाचे मूळ रूप दाखवणे, जो अभी तक हमने पढ़ा कि जो शब्द है, कोई भी शब्द जिसका कोई मीनिंग है, जिसका कोई मूल रूप है, उसका मेन रूट, जैसे कि दिवाली, ओके, तो वो दिखाता है। जैसे कि इनाम शब्द का मूल हमने देखा कि इनाम मतलब बख्शिश, ठीक है। बाद में सेकंड क्या हेल्प करता है ये किताब, तो अर्थातील बदल स्पष्ट करने, मतलब अर्थ में कैसे कैसे धीरे धीरे बदलाव आ जाता है, तो वो बदलाव वो स्पष्ट करता है। बाद में उच्चारातील बदल व फरक दाखवणे, मतलब अलग अलग धर्म जाति के लोग अगर वो शब्द यूज़ करते हैं तो उनके एक्सेंट में कैसे चेंजेस आते हैं, प्रोनाउंसिएशन उनका कैसे चेंज होता है, वो ये किताब बताता है।
बदलांचे कारण, और जब भी कोई अक्षर या फिर शब्द चेंज हो जाता है आगे आगे, जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, तो वो कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, इसके सब रीज़न आपको ये किताब बताता है. यापैकी पहिल्या 2 बाबींचाच अगदी थोडक्यात सोदाहरण परिचय आपण या पाठात आला आहे. मतलब ये 4 इसके कार्य है, पर आपके इस चैप्टर में ये ऊपर वाले जो 2 कार्य है इसी के बारे में एक्सप्लेन किया है और एग्जाम्पल भी दिया है. ओके, बाद में आगे जाते हैं हम लोग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए. सो आगे का हमारा जो पार्ट है वो है लक्षात ठेवा. लक्षात ठेवा मतलब ये भी आपके चैप्टर में ही इंक्लूड है. ओके, तो ये जो व्युत्पत्ति कोश है उसके बारे में आपने पढ़ा, समझा, कैसे यूज़ करना है, एग्जाम्पल भी देखे. तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो व्युत्पत्ति कोश, ये जो किताब है, ये किसने लिखी, किसने इस किताब को बनने के लिए क्या किया, फंड दिया, पैसा दिया, अपना टाइम दिया. तो इस किताब के बारे में थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है. 1938 साली मुंबई येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भरले होते. 1938 के दौर में मुंबई में एक बहुत बड़ा सम्मेलन भरा था, एक मीटिंग हुआ था. किसका मीटिंग हुआ था? अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन. ये क्वेश्चन आंसर के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखिए. और स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जो आपको पता है सावरकर जी, तो ये इस सम्मेलन के, इस मीटिंग के अध्यक्ष थे. व्युत्पत्ती कोश रचनेचे कार्य हाती घ्यावे असा ठराव या संमेलनात मंजूर करण्यात आला. मतलब इसी मीटिंग में 1938 में मुंबई में जो मीटिंग हुई जिसके अध्यक्ष थे सावरकर, तो उसी मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा गया कि हमें व्युत्पत्ती कोश की रचना करनी चाहिए. सो कृपा कुलकर्णी यांच्यावर या कार्याची जवाबदारी सोपवण्यात आली. तो ये कार्य किसको दिया जाए, ऐसा प्रश्न वहाँ पे उपस्थित हुआ था कि ये कार्य कौन करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य है जिसको संस्कृत या इतर लैंग्वेज, मतलब जो अलग अलग लैंग्वेज है, जो इंडियन लैंग्वेज, तो उनको उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि व्युत्पत्ति कोश जो आदमी लिख रहा है उसको सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो जाके वो किताब लिख सकता है. सो वैसे इम्पोर्टेंट कार्य का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो कृपा कुलकर्णी, ये बहुत ही ग्रेट थे, बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, तो उनको ये कार्य दिया गया. बॅनर्जी मुकुंदराव जयकर यांच्या आर्थिक सहाय्यामुळे व श्री दाजीसाहेब तुळजापूरकर यांनी पुरस्कृत केल्यामुळे व्युत्पत्ति कोश निर्मितीस भरीव मदत झाली. सो यहाँ पे प्रस्ताव किया, बताया मीटिंग में, बाद में जो लिखने वाला था वो मिल गया उनको किताब को. पर आर्थिक मदद मतलब पैसों की मदद की बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत रिसर्च करना था, तो पैसा भी बहुत ज़रूरी था. तो पैसे की मदद की बैनर्जी मुकुंदराव जयकर इन्होंने, और बाद में दाजी साहेब तुळजापुरकर, ये जो आदमी है, उन्होंने भी यहाँ पे जो व्युत्पत्ति कोश निर्मिती के लिए बहुत ही क्या की, मदद की. मतलब इन दोनों ने उनको पैसे से बहुत मदद की. 1946 साली या मराठी व्युत्पत्ति कोशाचे पहले प्रकाशन झाले. और ये सब देखिए, प्रस्ताव रखा गया 1938 में, और उसके बाद में 1946 में क्या हुआ, इस जो व्युत्पत्ति कोश जो किताब है उसका पब्लिकेशन हुआ इतने सालों के बाद में. त्यानंतर व्युत्पत्ति कोशाच्या आवृत्त्या निघाल्या. फिर आवृत्त्या मतलब उसकी अलग अलग सीरीज़ निकलने लगी. विद्यार्थ्यांनी त्या ज़रूर पाहाव्यात. और आपको अगर चांस मिले आपके लाइब्रेरी में, या फिर आप कभी बुक स्टॉल में गए और आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये ऐसी वाली किताब मेरे घर पे होनी चाहिए टाइम पास के लिए, अगर मुझे क्यूरियोसिटी है किसी शब्द के बारे में ढूंढना चाहो, तो आप ज़रूर ऐसे टाइप की एक किताब ले सकते हैं. ओके, बुक डेपो में आपको ये किताब ज़रूर मिल जाएगी. सो ऐसे इसका हिस्ट्री है. अभी आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पे बताई है. ताकास तूर लागू न देणे हा वाक्यप्रचार कसा आला असावा हे पाहूया. देखिए, ये मराठी बच्चों ने बहुत सुनी होगी और उसमें भी कई जनों ने नहीं सुनी होगी, पर जो नॉन महाराष्ट्रियन बच्चे हैं उनको ये नहीं चीज़ पता होगी, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी. पर मैं जो महाराष्ट्रियन है, नॉन महाराष्ट्रियन, सबको एक बात बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, कि ये जो है ना वो एक प्रोवर्ब है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. ओके, सो ऐसे हम लोग जो टॉन्ट मारते, जो प्रोवर्ब यूज़ करते, जिसको हम लोग म्हणी बोलते हैं. ओके, सो ये यहाँ पे दी गई है. और इसका देखिए, ताकास तूर लागू न देणे,
इसका जो मतलब होता है वो इधर की बात उधर, मतलब इस कान की बात उस कान को न पहुँचे, ये आपने सुना होगा ना। तो इसी टाइप की ये क्या है, प्रोवर्ब है। तो वो एक्चुअल में कैसी बनी, इसका मतलब क्या है, वही शब्द उन्होंने क्यों यूज़ किए हैं, इसका सब डिटेल स्टडी यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे एक पहले आपको ये समजने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, एक स्टोरी बताई गई है। शाळेत नाटक बसवले जाणार होते, मतलब स्कूल में एक ड्रामा होने वाला था। नाटकात काम करणाऱ्यांमध्ये शरदची निवड झाली होती और ड्रामा में काम करने में, मतलब प्ले करने के लिए शरद नाम का जो लड़का था उसका सिलेक्शन हुआ था। मित्र त्याच्याकडून ही बातमी काढून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करत होते, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ट्राई कर रहे थे कि उससे कुछ बात निकल सके कि किस बारे में ड्रामा है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब। पण शरद ने ताकास तूर लागू दिली नहीं। पर शरद ने, यहाँ पे प्रोवर्ब यूज़ किए, पर शरद ने ताकास तूर लागू दिली नहीं, मतलब इधर की बात उधर होने नहीं दी। अशा प्रकारचे प्रसंग आपल्यावरही अनेकदा येत असतात, मतलब ऐसी जो सिचुएशन है, जैसे शरद की सिचुएशन है कि किसी को कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी हो जाए, वो ऐसी सिचुएशन हम पे भी कभी कभी आती है। आपणही आपल्या मनात काय आहे हे लोकांना अजिबात कळू देत नाही, मतलब हम भी हमारे मन में, हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो कभी कभी लोगों को बिल्कुल पता देना नहीं चाहते। लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आपण अशी काही उत्तरे देत राहतो की त्यांना काही कळूच नाही। और हम लोगों को जब भी लोग कुछ बातें जानना चाहते हैं तो हम उनको ऐसे जवाब देते हैं, इस तरह के जवाब देते हैं कि उनको कुछ समझ में ही ना आए। लोग कहीं मग म्हणतात, अरे हा अगदी ताकास तूर लागू देत नाही, और फिर लोग भी बोलते हैं कि ये जो बंदा है ना वो ताकास तूर लागू देत नहीं, मतलब इधर की बात उधर फैलाता नहीं है, मतलब समझने का चांस ही नहीं देता। ओके, ये सब आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताया है शरद नाम के लड़के का। इस तरह से हम लोग ये प्रोवर्ब यूज़ कर लेते हैं। पर ये प्रोवर्ब बनी कैसे एक्चुअल में, ओके, इसका मतलब क्या, उस शब्द का मतलब क्या है, वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ताकास तूर लागू न देणे या वाक्य प्रचाराचा अर्थ आपल्याला कळला है, मतलब आपको अभी मैंने मीनिंग तो बताया है उसका कि क्या होता है, कि इधर की बात उधर न जाने देना। कोशातही त्याचा अर्थ, मतलब आप जब कोश, मतलब ये किताब ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि एखाद्या गोष्टीचा दूसऱ्याला बिल्कुल थांग लागू न देने, मतलब एक चीज़ के बारे में दूसरे लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। थांग लागू न देणे मतलब बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए वो बात। टाळाटाळी करून स्वतःच्या मनातील विचार दुसऱ्यात न समजून दे, या फिर अलग मीनिंग भी बताया है कि टाळाटाळी मतलब इग्नोर करके हमारे मन की जो विचार है वो दूसरे को ना समझ सके, अशाच प्रकारचा है, मतलब इसी तरह का इसका मतलब होता है। पर अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड जाए तो हमें वर्ड टू वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ताकास तूर लागू लागणे म्हणजे काय, ताक म्हणजे काय, तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड लिया है उसमें ताक। ओके, ताक मतलब क्या होता है, ताक मतलब देखिए मराठी में ताक यानी कि छाछ होता है। ओके, बटर मिल्क जिसको हम लोग बोलते हैं। उसका क्या मतलब यहाँ पे, मतलब ये ताक वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, बटर मिल्क, क्या छाछ पीने वाले हम लोग, छाछ का और किसी बात को छुपाने का क्या कनेक्शन क्या है, ये हमें समझ में नहीं आता। और बाद में दूसरा जो वर्ड है वो है तूर। तूर यानी कि तूर की दाल, तुअर की जो दाल होती है। तो छाछ और तुअर की दाल, ये दो शब्द यहाँ पे क्यों यूज़ किए इस प्रोवर्ब में, इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता मेन मीनिंग के साथ, तो ऐसा क्यों, ये आपके माइंड में भी आता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि यहाँ पे जो शब्द है वो ताक नहीं है, तो क्या है, पूरा ता का स, क्या वर्ड है, ता का और स। तो ये जो ताका वर्ड है ना, इसका मतलब होता है तागा। ओके, तागा मतलब क्या होता है, अगर आप तागाचा अर्थ मराठी व्युत्पत्ती कोशामध्ये कृपा कुलकर्णी, तागा, अभी आपको सब पता चला कि ताका है ओरिजिनल शब्द, नॉट ताक। तो ताका का मतलब होता है तागा, क्या होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से समझिए। तागा का ओरिजिनल मतलब है होता है तागा, पर कुछ बच्चों को तागा का भी मतलब नहीं पता होता, तो वो भी वो बुक में ढूंढते हैं तो उनको पता चलता है। यहाँ पे देखिए, नव्या अखंड कपड़ाचा गट्ठा। तागा का मतलब होता है ऐसा नया कपड़ा, कपड़े का पूरा गट्ठा। देखिए जैसे कि ना आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, मतलब सीते हैं,
तो आपके पास गारमेंट होता है, कोई कपड़ा होता है, ठीक है। आप जब भी जो लेडीज़ है उनको पता होगा, ओके, या फिर जेंट्स भी जब शर्ट सिलाते हैं तो बहुत सारा कपड़ा होता है, उसमें वो 2 मीटर 3 मीटर आपको कट करके देता है आपके क्लोथ सीने के लिए, ठीक है। सो तागा का मतलब ही होता है ऐसा कपड़े का गट्ठा जो कभी फटा नहीं हुआ हो या फिर कटिंग नहीं किया हो, मतलब बहुत अखंड, अखंड मतलब बहुत बड़ा, मतलब जिसको कभी भी क्या नहीं किया है, कहाँ से कटिंग नहीं किया है, ओके, पूरा का पूरा जो लोड होता है ना वैसे। दूसरा भी मीनिंग दिया है कि संबंध न फाड़लेले कपड़ा, मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ बताई है, ऐसा जो क्लोथ है जो कहाँ से भी फटा नहीं है, बहुत ही क्या है, एकदम बहुत ही लंबा चौड़ा, ऐसे उसका जो रोलिंग किया हुआ है ऐसा गारमेंट, उसको क्या बोला जाता है, तागा। और वही शब्द ताका ऐसे लिया है महाराष्ट्र को शब्दकोशाच्या चौथ्या विभागात। और इन्होंने ये बताया भी है कि ये इसका मीनिंग आपको कहाँ पे मिलेगा, जो महाराष्ट्र शब्दकोश नाम की जो किताब है उसके 4th सेक्शन में, चौथा विभाग मतलब उसके 4th सेक्शन में आपको इसका मतलब पता चलेगा। बाद में है ये आपको तागा, तागा मतलब आपको पता चला कि मागावरील संबंध न फाड़लेले कापड, मतलब क्या, कपड़ा जो कहाँ से भी फटा नहीं हो, लंबा हो। या फिर धागा दोरा, धागा दोरा मतलब क्या, धागा दोरा पता है ना आपको, सुई और धागा, ओके। धागा दोरा मतलब जो धागा होता है, दोरा होता है, सुई नहीं, सॉरी, जो धागा होता है वो। अभी एक आपको क्लियर होगा ताका का मतलब। अभी तूर का मतलब, तूर का तो तुअर दाल तो नहीं है, मत तो क्या है। सो हमने उस बुक में देखा महाराष्ट्र शब्दकोश में, तो यहाँ पे तूर मतलब क्या, एक धान्य जिसको तुअर दाल वो लिखा है, पर उसके अलावा और भी है कि तूर मतलब क्या होता है, विणलेले वस्त्र ज्या लाकडाभोवती गुंडाळले जाते ते लाकूड। मतलब जो भी कोई, देखिए जब भी हम लोग पहले के ज़माने में गांधी जी के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हाथ से क्या करते थे, कॉटन बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, ओके। सो वो जो कपड़ा है वो किसी को गुंडाळने मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर उसको बांधना पड़ता था, ठीक है। अगर मुझे कपड़े का रोल भी बनाना है तो कोई चीज़ बीच में रहनी चाहिए, तो उसको मैं ट्विस्ट करूँगी ना वो कपड़ा, तो वो जो बीच में जो चीज़ होती है लकड़े की, जो बहुत बड़ा डंडी होती है, कोष्टाची दांडी, मतलब एक लकड़ी होती है, लकड़ी का एक बेस रख के बीच में रख के उस पे लपेटा जाता है कपड़े को, तो वो जो बीच वाला जो लाकूड होता है, ओके, तो उसको तूर बोला जाता है मराठी में। सो इसके लिए वो लकड़ी की काठी मतलब तूर, और जो उस पे अखंड लपटा हुआ जो कपड़ा है उसको ताका, इसके लिए मतलब ये चीज़ है, ये मेन मतलब है इन दोनों शब्द का, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है, तर ताका आणि तूर या शब्दांचे आपल्याला नेहमी माहीत असलेले अर्थ न घेता इथे विणकराच्या व्यवसायातले अर्थ ध्यानात घ्यायला हवेत। मतलब डेली लाइफ में ताक का मतलब होता है छाछ और तूर का मतलब होता है तुअर दाल, वो हमें यहाँ नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे उनके अलग मीनिंग लेने हैं। जो विणकर, विणकर का मतलब क्या होता है, जो कपड़ा बनाता है उस व्यवसाय में, इसके दो अलग और मीनिंग है जो हमने अभी पढ़े, तो वो मतलब हमें देखना है। और आपको पता है कि ये जो लकड़ी की काठी है और ये जो लपेटा हुआ कपड़ा है वो हमेशा क्या, पास में ही रहेंगे, उनका संबंध है एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर आपको कपड़ा लपेटना है तो वो दोनों चीज़ें आपको चाहिए। पर अगर हम लोग ये दोनों चीज़ें अलग कर ले, ठीक है, तो वो बहुत इम्पॉसिबल है, पर हमें कभी कभी करना ज़रूरी पड़ता है। मतलब वही मीनिंग आपको यहाँ पे लेना है कि कितनी भी कोशिश करे ताक और तूर को पास में नहीं आने देना है, इसके लिए हमने वो प्रोवर्ब बनाई है। कारण विणकराच्या माकावरचा तागा आणि वास्तविक तुरे म्हणजेच लाकडाभोवती गुंडाळायला जायला हवं, पण ताकाचा तूर नामक वस्तूशी संबंधच यायचा नाही। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताई है कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ताक और तूर साथ में न रहे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अगर कपड़ा आपको लपेटना है। पर ताकास तूरचा संबंध टाळायचा, पर आपको वो नहीं होने देना है। तो मतलब क्या, आपको कापड़ मतलब जो कपड़ा है आपका गारमेंट है और वो लकड़ी का संबंध ही आना नहीं चाहिए एक दूसरे के साथ, उनका कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए, और ये जो काम होता है बहुत ही इम्पॉसिबल होता है काम।
तो वैसे ही पर वो होना ज़रूरी है कभी कभी। तो इसके लिए ये प्रोवर्ब निकाली है कि ताकास तूर लागू न देना, मतलब किसी का सीक्रेट, मतलब जो आपका सीक्रेट कभी किसी को ना पता ना, मतलब पता ना चले, ये बहुत ही इम्पॉसिबल थिंग है, क्योंकि हम अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर किसी क्लोज आदमी को ये चीज़ बताते ही है। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल काम है, जैसे कि वो कपड़े को लकड़ी से दूर रखना। ओके, तो इसके लिए वो प्रोवर्ब बनाई गई है। यहाँ पे लिखा है व्हायला हवे असते होणे रास्त असते, मतलब होना ज़रूरी होता है पर वो मुद्दाम होऊ न देणे याचा अर्थ होतो, मतलब पर जानबूझ के हमें क्या करना है, वो चीज़ पास में नहीं रखनी है, मतलब जानबूझ के हमें वो चीज़ क्या दूसरे आदमी को नहीं बताना चाहिए। ओके, ये सब मीनिंग होता है। अभी ये आई नो ये आपको सब कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, ताकस तुर लागू न देने। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई है तो आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। पर जो महाराष्ट्रियन बच्चे हैं और उनके घर में बहुत मराठी बोला जाता है, उन बच्चों का बहुत मराठी रीडिंग है, तभी उनको ये प्रोवर्ब पता होगी। या फिर जो नॉर्मल भी महाराष्ट्रियन बच्चे हैं उनको भी ये प्रोवर्ब आई डोंट थिंक सो कि उनको पता चली होगी। आप उसको स्किप कर सकते हो। ओके, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही वो छोड़ दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का चैप्टर याद में रखिए, ठीक है। और एक ही स्थूल वाचन हमारे पास नहीं है, बहुत सारे स्थूल वाचन हैं। तो आप वो ट्रिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब हम लोग पेपर पैटर्न के हिसाब से देखेंगे कि किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और मतलब कौन सी चीज़ है वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। वो बाद में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी।